हेलो स्टूडेंट्स। सो आज के इस वीडियो में हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के PYQs डिस्कस करेंगे। तो ये चैप्टर आपकी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, और मैं आपको पुराने वीडियो में बता चुका हूँ कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए रेगुलर रिविजन कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो आई होप आप सभी लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को रेगुलरली रिवाइज कर रहे हैं, एंड स्पेशली वो स्टूडेंट्स जो JEE मेंस 2022 में अपेयर करने वाले हैं। ओके, सो विदाउट टेकिंग एनी मोर टाइम लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। ओके स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन। देखिए इंटरमीडिएट स्टेबिलिटी पे ये क्वेश्चन है। कार्बन आयन की स्टेबिलिटी हमको यहाँ पे कंपेयर करनी है। ओके, तो आइए कैसे देखते हैं स्टेबिलिटी। तो आप सभी लोगों को पता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स अटैच्ड अराउंड इट। ठीक है, जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच्ड होंगे कार्बन आयन के अराउंड, उतना ही ज्यादा इसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी। एंड अगर हम डोनेटिंग ग्रुप्स, अगर किसी कंपाउंड में डोनेटिंग ग्रुप्स अटैच्ड होंगे तो स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी, राइट। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स के स्टेबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। देखिए इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, जैसे अगर मैं इसमें इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स के टर्म में बात करूं तो कैसे कौन कौन से इफेक्ट्स इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होते हैं। ओके, सो फॉर एग्जांपल I effect will withdraw any minus I group will withdraw electron. Similarly -R या -M effect भी क्या करेगा, withdraw करेगा। and donating में it could be +I +H hyperconjugation and +M और +R। ठीक है, तो बेसिकली इन सारे इफेक्ट्स को यूज करते हुए हम देखेंगे कि वो ग्रुप डोनेटिंग है, विड्रॉइंग है, और अगर वो डोनेटिंग है तो वो कैसे, लाइक इज इट डोनेटिंग थ्रू +I और +H और +R। अलग अलग जो इफेक्ट्स हैं, बिकॉज इन सब इफेक्ट्स की प्रायोरिटी भी अलग अलग होती है। आप सब लोगों को पता होगा कि रेजोनेंस की प्रायोरिटी सबसे ज्यादा होती है, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन और फिर इंडक्टिव। ठीक है, तो उसी हिसाब से हम उस अकॉर्डिंगली हम इसको क्वेश्चन में यूज करेंगे। ओके, तो देखिए क्वेश्चन पे आते हैं हम। क्वेश्चन पे इसने दे रखा है CH3, सो लेट अस ड्रॉ ऑल दीज कार्बन आयंस। सो C minus CH3, next is CCl minus, then PH CH2 minus, and the last one is CH3H माइनस। ओके, तो स्टूडेंट्स कार्बन आयंस की स्टेबिलिटी कंपैरिजन करने के लिए क्या अप्रोच होनी चाहिए। तो सबसे पहले आपको देखना होगा कि जो इफेक्ट्स हैं, सो रेजोनेंस, इंडक्टिव, हाइपर कॉन्जुगेशन, तो कौन सा इफेक्ट किस एनायन में एप्लीकेबल है। तो वो हम यहाँ पे वी कैन नोट डाउन फॉर ईच एंड एवरी कार्बन आयन कि कौन सा इफेक्ट कहाँ एप्लीकेबल हो रहा है। ओके, और उसके अकॉर्डिंगली हम उस इफेक्ट का इम्पैक्ट हम देख सकते हैं, एंड वी कैन कंपेयर द स्टेबिलिटी। तो सबसे पहले अगर हम देखें फर्स्ट वाले में, ओके, सो अगर हम फर्स्ट वाले इसमें देखेंगे तो मिथाइल का +I, यहाँ पे द एनायन इज गेटिंग द +I फ्रॉम द मिथाइल्स, राइट। यहाँ कोई रेजोनेंस नहीं हो रहा है फर्स्ट वाले में देयर इज नो रेजोनेंस। ऑब्वियसली एनायन में हाइपर कॉन्जुगेशन कहीं भी हम नहीं चेक करेंगे, हाइपर कॉन्जुगेशन कैन नॉट टेक प्लेस इन एनायन, राइट। और फिर हम बात करते हैं इंडक्टिव की, तो इंडक्टिव तो डेफिनेटली यहाँ पे हो रहा है, मिथाइल +I लगाता है। देन कम्स द सेकंड वन। देखिए सेकंड वन इंपॉर्टेंट है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं सेकंड और थर्ड में। अब आप देखेंगे तो थर्ड में ऑब्वियसली देयर इज रेजोनेंस। यहाँ पे जो नेगेटिव एनायन है ये बेंजीन रिंग से पीएच से रेजोनेंस कर रहा है। ओके, एंड सेकंड में स्टूडेंट्स को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये होती है कि सेकंड में दे कैन नॉट आइडेंटिफाई कि यहाँ रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन है। ये कार्बन आयन रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, विच इज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का ये कंफ्यूजन होता है। देखिए कौन सा रेजोनेंस यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे क्लोरीन जो है, क्लोरीन के पास वेकेंट डी ऑर्बिटल्स हैं। ओके, वेकेंट
d ऑर्बिटल्स, और उसके वजह से वेकेंट d ऑर्बिटल्स होने के वजह से कार्बन आयन कैन डू रेजोनेंस विद दिस एडजेसेंट Cl एंड दिस इज डोनर एक्सेप्टर रेजोनेंस। ठीक है, लोन पेयर सिग्मा वेकेंट ऑर्बिटल कॉन्जुगेशन, तो इसके वजह से ये एनायन रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। एंड ऑब्वियसली यहाँ 3 Cl हो तो तीनों के साथ ये चीज पॉसिबल है, राइट। एट अ टाइम ये किसी भी Cl के साथ डोनर एक्सेप्टर रेजोनेंस कर सकता है। तो दिस बेसिकली कंपाउंड इज डोनर एक्सेप्टर रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, राइट। थर्ड में अगर हम देखें तो थर्ड में नेगेटिव चार्ज कार्बन आयन बेंजीन से रेजोनेंस कर रहा है, तो ये रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन इज टेकिंग प्लेस। ओके, यहां पे जो पीएच है, पीएच इज डूइंग -R, तो ऑब्वियसली कार्बन आयन की यहाँ पे स्टेबिलिटी कार्बन आयन की यहाँ पे भी बढ़ रही है। और फोर्थ वाले केस में अगर आप देखेंगे तो फोर्थ वाले केस में 2 मिथाइल ग्रुप्स आर देयर विच इज अप्लाइंग +I। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले अगर मैं स्टेबिलिटी का ऑर्डर अगर मैं फिगर आउट करने की कोशिश करूं तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी होगी? ऑब्वियसली सेकंड और थर्ड की स्टेबिलिटी सबसे हायर होनी चाहिए, दोनों हायर होने चाहिए एज कंपेयर टू दी फर्स्ट एंड फोर्थ। वाई? क्योंकि यहाँ पे रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन है, फर्स्ट और फोर्थ में कोई भी रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन नहीं हो रहा है, राइट। तो सेकंड और थर्ड में हम कैसे कंपेयर करेंगे? सेकंड और थर्ड में हमको देखना पड़ेगा कि जो सेकंड में जो रेजोनेंस है विच इज डोनर एक्सेप्टर रेजोनेंस, इसका स्टेबलाइजेशन नॉर्मल जो रेजोनेंस है उससे ज्यादा होता है, इसीलिए स्टेबिलिटी ऑफ CCl3- जो होगा वो ज्यादा होगा PHCH2- से। नाउ इसके बाद में अगर फर्स्ट और फोर्थ की हम बात करें तो फर्स्ट और फोर्थ में +I, तेरा 3 मिथाइल ग्रुप्स, देखिए यहाँ पे 3 मिथाइल ग्रुप्स हैं, तो इन 3 मिथाइल ग्रुप्स का +I ज्यादा होगा, और फोर्थ में 2 ही +I ग्रुप्स हैं, 2 मिथाइल ग्रुप्स हैं। तो जितने ज्यादा +I ग्रुप्स होंगे उतना ज्यादा कार्बन आयन के लिए डीस्टेबलाइजेशन हो जाएगा। एज यू कैन सी स्टेबिलिटी जो होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के, तो जितने ज्यादा डोनेटिंग ग्रुप उतना ही अनस्टेबिलिटी कॉज होगा कार्बन आयन के लिए, या मैं कहूं स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, राइट। तो सबसे ज्यादा तो स्टेबिलिटी ऑर्डर हमारा क्या आ रहा है? देखो स्टेबिलिटी ऑर्डर इज सबसे ज्यादा है CCl3-, सबसे ज्यादा CCl3-, फॉलोड बाय PHCH2-, ठीक है, PHCH2-, देन CCH3 होल ट्वाइस H, है ना, तो CH3 होल ट्वाइस माइनस, ओके, जो कि हमने यहाँ पे फोर्थ लिखा है, और लास्ट में हमारा आएगा CCH3 होल थ्राइस माइनस, राइट। फर्स्ट वाला जो हो जाएगा वो यहाँ पे लास्ट है। सो दिस इज दी स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन। तो देखिए ये जो मेथड है, ये मेथडोलॉजी आप समझिए, क्योंकि अब ये मेथड को फॉलो करते हुए आप किसी भी कार्बन आयन की स्टेबिलिटी कंपेयर करेंगे तो सिस्टमैटिकली अगर आप अप्रोच रखेंगे तो कोई भी क्वेश्चन चाहे वो कार्बन आयन पे बेस्ड हो, यू कैन इजीली सॉल्व। तो सबसे पहले आप देखिए उसमें कि इफेक्ट्स, कौन कौन से इफेक्ट्स वहां पे पॉसिबल है, जिस इफेक्ट की प्रायोरिटी ज्यादा है उसका इंपैक्ट ज्यादा होगा और उसी के हिसाब से स्टेबिलिटी गवर्न होगी, राइट। तो आई होप ये क्लियर हो गया आपको। तो यहाँ पे ऑप्शन अगर हम टिक करें तो कौन सा हो जाएगा हमारा? CCl3- सबसे ज्यादा, फिर PHCH2-, देन CH3-2CH- एंड देन CH3-3C-। तो ऑप्शन 2 विल बी दी आंसर, ठीक है। चलिए तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इंटरमीडिएट स्टेबिलिटी पे बेस्ड है। अब ये है कार्बोकैटायन, तो कार्बोकैटायन विच इज ऑल्सो वन ऑफ द रिएक्शन इंटरमीडिएट, उसकी स्टेबिलिटी पे हम बात करेंगे। तो आइए हमारे को क्या दिया हुआ है, देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH2+, CH3 CH2+ और PHCH2+। तो यहाँ पे अगेन वही देख लेते हैं कि क्या यहाँ रेजोनेंस हो रहा है, हाइपर कॉन्जुगेशन हो रहा है, कौन सा इफेक्ट यहाँ पे टेक प्लेस कर रहा है वो देख लेते हैं सबसे पहले। तो उसके लिए आइए इफ यू सी फर्स्ट, देखिए फर्स्ट वाले कार्बोकैटायन में ऑब्वियसली रेजोनेंस हो रहा है पाई सिग्मा कैटायन कॉन्जुगेशन, तो यहाँ पे रेजोनेंस इज हैपनिंग, ठीक है। तो यहाँ पे ऑब्वियसली रेजोनेंस हो रहा है।
अगर आप देखें सेकंड वाले में कोई कॉन्जुगेशन नहीं है, सेकंड वाले में सिर्फ प्लस H यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन इज टेकिंग प्लेस। थर्ड वाले की अगर हम बात करें तो ये बेंजीन रिंग से कॉन्जुगेटेड है, ओके, पाई सिग्मा कार्बोकैटायन, पाई सिग्मा कैटायन कॉन्जुगेशन इज देयर, तो ये भी रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, ठीक है, तो रेजोनेंस स्टेबलाइज ये भी होगा। ऑब्वियसली अगर किसी कार्बोकैटायन में रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन है तो वो ज्यादा, बिकॉज रेजोनेंस की प्रायोरिटी ज्यादा होती है हाइपर कॉन्जुगेशन से, तो रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन कार्बोकैटायन को ज्यादा स्टेबल करेगा एज कंपेयर टू हाइपर कॉन्जुगेशन। तो फर्स्ट और थर्ड की स्टेबिलिटी तो डेफिनेटली ज्यादा आने वाली है सेकंड से, राइट। तो सेकंड जो होगा वो लीस्ट स्टेबल आएगा, बिकॉज यहां पे सिर्फ हाइपर कॉन्जुगेशन से स्टेबलाइजेशन हो रहा है, ठीक है। तो आइए फर्स्ट और थर्ड में कंपेयर करते हैं। फर्स्ट और थर्ड में अगर आप कंपेयर करोगे तो यहां पे एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस से हमको डिसाइड करना पड़ेगा, बिकॉज देखिए यहां पे एक जो कार्बोकैटायन है वो सिर्फ एक पाई बॉन्ड से कॉन्जुगेटेड है, और इस केस में बेंजीन वाले केस में इसको हम बोलते हैं बेंजाइलिक कार्बोकैटायन। तो बेंजाइलिक कार्बोकैटायन में तीनों पाई बॉन्ड कॉन्जुगेटेड है कार्बोकैटायन से, तो ऑब्वियसली जहां पे एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस ज्यादा होगा वहां स्टेबलाइजेशन भी क्या होगी, ज्यादा। तो इसीलिए सबसे ज्यादा जो स्टेबिलिटी आएगी वो किसकी आएगी, थर्ड, है ना, बेंजाइलिक कार्बोकैटायन की, फॉलोड बाय इसको हम बोलते हैं एलाइलिक कार्बोकैटायन। सो इसकी देन एलाइलिक कार्बोकैटायन एंड द लास्ट वन इज सेकंड, ओके। तो ऑर्डर हमारा क्या बनता है, 3, 1, 2, ओके। तो ऑप्शन इज फोर्थ, ओके। तो फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, राइट। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Next question again, this question is based on the stability of alkoxide ion, O- आयन की स्टेबिलिटी हमको यहाँ देखनी है। तो बेसिक हम इसको एक एनायन ट्रीट कर सकते हैं, और जितना जो बेसिकली जैसे कार्बन आयन में हमने जो स्टेबलाइजिंग वाले पैरामीटर्स देखे थे वही हम यहाँ लगा सकते हैं। इट इज ऑल्सो लाइक अ एनायन ओनली, ठीक है। तो यहाँ पे अगर एनायन की स्टेबिलिटी चेक करनी है, ओके, विच इज एल्कोक्साइड आयन, तो यहाँ हम देख लेते हैं। देखिए फर्स्ट ए वाले में अगर हम बात करें तो ए वाले में ए वाले एनायन में कोई भी रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन नहीं हो रहा है, ओके, देयर इज नो रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन। एंड NO2, ये जो NO2 यहाँ अटैच्ड है ये क्या कर रहा है, -I, ये -I कर रहा होगा, राइट। बी एनायन में अगर हम बात करें तो बी एनायन में नेगेटिव, ओके, लोन पेयर सिग्मा डबल बॉन्ड, तो यहाँ पे रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन है, ऑब्वियसली कॉन्जुगेशन यहाँ पे हो रहा है, उसके वजह से यहाँ पे रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन है, रेजोनेंस, ओके। तो दिस इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, ओके। एंड NO2, अच्छा NO2 यहाँ NO2 इस एनायन पे कोई रेजोनेंस नहीं लगा पाएगा, बिकॉज यहाँ पे कोई कॉन्जुगेशन नहीं है एनायन O- और NO2 ग्रुप के बीच में, तो NO2 यहाँ पे सिर्फ -I ही लगा पाएगा, ठीक है। और अगर मैं C को चेक करूं तो C में भी ऑब्वियसली रेजोनेंस हो रहा है, इट इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, ओके, इट इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। बट देखिए B और C में एक डिफरेंस आप फील कीजिए। C ऑप्शन में, C एनायन में NO2 इज ऑल्सो कॉन्जुगेटेड विद O-, देखिए यहां पे O- से कॉन्जुगेटेड ये NO2 दिख रहा है हमें, ठीक है। तो देयर इज कॉन्जुगेशन, NO2 इज अप्लाइंग -R, यहां पे NO2 विड्रॉ कर रहा होगा, और वो अगर रेजोनेंस से विड्रॉ करेगा, ओके, यहां पे अगर हम A और B में चेक करें तो NO2 इज विड्रॉइंग थ्रू -I, और थर्ड वाले में C वाले में NO2 इज विड्रॉइंग थ्रू -R। तो -R से विड्रॉ करना विल बी, इसका जो प्रायोरिटी है रेजोनेंस का ज्यादा होने के वजह से -R से जो विड्रॉ हो रहा होगा वो ज्यादा होगा, और उसके वजह से एनायन, क्योंकि एनायन की स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स अटैच टू इट, तो ये ज्यादा स्टेबलाइज करेगा, -R उसको ज्यादा स्टेबलाइज करेगा, राइट। तो A, B और C में मुझे C ऑप्शन, C जो एनायन है वो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी ऑब्वियसली उसकी होगी, तो सबसे ज्यादा जो स्टेबिलिटी है वो क्लियरली हमें एनायन C दिख रहा है। A और B में, ठीक है, A और B में अगर मैं बात करूं तो इट इज वेरी मच स्ट्रेट फॉरवर्ड। B जो ऑप्शन है, B जो एनायन है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, तो उसकी स्टेबिलिटी ऑब्वियसली A से ज्यादा होगी, एंड इसीलिए हमारा जो ऑर्डर फ्रेम होगा वो होगा C इज ग्रेटर देन B इज ग्रेटर देन A। तो ऑप्शन 2 विल बी करेक्ट, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन बेस्ड है
बेसिसिटी, ओके, तो एसिडिक एंड बेसिक स्ट्रेंथ जीओसी में हम पढ़ते हैं, तो बेसिक स्ट्रेंथ पे बेस्ड ये क्वेश्चन है। तो देखिए बेसिक स्ट्रेंथ कंपैरिजन के लिए कुछ पैरामीटर्स हम देख लेते हैं। बेसिक स्ट्रेंथ जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर ऑन बेसिक सेंटर। ठीक है, तो जितना इजीली कोई कंपाउंड लोन पेयर डोनेट कर देगा, या फिर जो बेसिक सेंटर है, ऑब्वियस जब कोई बेस लोन पेयर डोनेट करता है तो इट विल बी डोनेटेड थ्रू एटम, उसको हम बोलते हैं बेसिक सेंटर, वो पर्टिकुलर एटम बेसिक सेंटर हो जाएगा। तो जितनी ज्यादा अवेलेबिलिटी उस बेसिक सेंटर पे लोन पेयर्स की होगी, उतना ही इजी होगा डोनेशन करना और उतना ही अच्छा वो बेस हो जाएगा। इसीलिए बेसिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर ऑन बेसिक सेंटर। और इसको हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से भी हम बेसिक स्ट्रेंथ को रिलेट कर सकते हैं। तो जो बेसिक सेंटर होगा वो जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा या जितना कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, तो हाउ इट विल अफेक्ट द बेसिक स्ट्रेंथ। तो देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर ज्यादा होगी तो एटम की डोनेटिंग पावर कम हो जाती है, ओके, वो ज्यादा विड्रॉ या अट्रैक्ट करता है इलेक्ट्रॉन्स को अगर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। इसीलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज बैड फॉर बेसिक स्ट्रेंथ। जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा, बेसिक स्ट्रेंथ उतनी ही कम हो जाएगी। इसीलिए हम क्या बोलते हैं, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द बेसिक सेंटर एटम। तो जो बेसिक सेंटर पे जो एटम है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से भी हम बेसिक स्ट्रेंथ डिसाइड कर सकते हैं, राइट। तो अगर इस क्वेश्चन की हम बात करें, इस क्वेश्चन में हमें RCOO माइनस CH ट्रिपल बॉन्ड C माइनस NH2 माइनस R माइनस, ओके, तो R C डबल बॉन्ड O माइनस CH ट्रिपल बॉन्ड C माइनस NH2 माइनस एंड R माइनस, ओके। तो यहां पे अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर डिसाइड करने के लिए हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द बेसिक सेंटर एटम यूज कर सकते हैं, क्योंकि यहां अगर आप देखेंगे तो बेसिक सेंटर वाला जो एटम है वो सब में अलग अलग है, ओके, सब में अलग अलग है। जैसे यहाँ ऑक्सीजन है, यहाँ कार्बन है, बट दिस कार्बन इज sp हाइब्रिडाइज्ड, ये sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। ये जो यहाँ पे नाइट्रोजन है और यहाँ ये एल्काइल ग्रुप पे नेगेटिव, तो ये जो कार्बन है होगा, इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3। तो सेकेंड और फोर्थ में कार्बन एटम तो है, बट उनकी हाइब्रिडाइजेशन, उनका जो हाइब्रिडाइजेशन है वो डिफरेंट है और उसके वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे प्योरली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेस पे हम हमारा ऑर्डर फ्रेम कर सकते हैं। नाउ अगर आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में पता है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन जो होगा वो सबसे ज्यादा होगा। अब बात करते हैं हम कार्बन sp हाइब्रिडाइज्ड एंड दिस नाइट्रोजन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड, ओके। तो ये जो कार्बन होता है sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी sp3 हाइब्रिडाइज्ड नाइट्रोजन से ज्यादा होती, ठीक है, नाइट्रोजन sp3 हाइब्रिडाइज्ड एंड it will be, and nitrogen having sp3 hybridized hybridization will have higher electronegativity as compared to carbon which is sp3, ठीक है। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर मेरे पास है और मुझे पता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बेसिक स्ट्रेंथ, इसीलिए सबसे ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ किसकी हो जाएगी, R माइनस की, लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है ये। उसके बाद में कौन आएगा, NH2 माइनस, उसके बाद में कौन आएगा, CH ट्रिपल बॉन्ड CH माइनस एंड द लास्ट इज RCOO माइनस, ओके। तो नाउ यू कैन जस्ट क्रॉस चेक इन द ऑप्शंस, हमारा जो ऑर्डर हो जाएगा वो आएगा 1, राइट, ठीक है। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बेस्ड है एसिडिक स्ट्रेंथ पे। तो एसिडिक स्ट्रेंथ बेसिकली क्या होती है कि कौन सा एसिड इजीली H+ डोनेट कर दे, ओके, जितना इजीली वो H+ डोनेट करेगा उतना ही अच्छा वो एसिड होगा। देखिए एसिडिक स्ट्रेंथ कंपैरिजन करने के लिए हमारे पास एक जो सिस्टमैटिक वे है वो क्या है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ, ठीक है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ
विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, तो एसिडिक स्ट्रेंथ को हम कंपेयर करते हैं कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी से, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस। ठीक है, तो कॉन्जुगेट बेस आप लोगों को पता है, कॉन्जुगेट बेस और एसिड का फंडा। कॉन्जुगेट बेस क्या होता है, जब किसी एसिड से आप H+ एक H+ निकाल लोगे तो वो कॉन्जुगेट बेस बन जाएगा, और अगर किसी बेस में आप एक H+ ऐड कर दोगे तो वो कॉन्जुगेट एसिड बन जाएगा, राइट। तो जब हम किसी एसिड से H+ निकाल लेते हैं वो कॉन्जुगेट बेस बन जाता है, ओके। उसकी स्टेबिलिटी, अगर हम उसकी स्टेबिलिटी अगर जो भी 3-4 एसिड्स हमें दिए हैं उनके कॉन्जुगेट बेस बना ले हम, तो उसकी जो स्टेबिलिटी अगर हम कंपेयर करेंगे उन कॉन्जुगेट बेसेस की स्टेबिलिटी, सो दैट विल गिव अस द एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर, राइट। तो अच्छा, यहाँ पे एसिडिक स्ट्रेंथ, तो स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस, देखिए स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस जब आप H+ निकालेंगे तो वो यूजुअली एक एनायन बन जाएगा, राइट। तो एक एनायन बन जाएगा, और हमको पता है कि एनायन की स्टेबिलिटी के लिए क्या फैक्टर्स होते हैं। एनायन की स्टेबिलिटी के लिए, एनायन की स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स, ओके। सो फिर से हम इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स की एप्लीकेशन यहाँ पे लेंगे काम में, ओके। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स मतलब माइनस R या -I, एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ठीक है। डोनेटिंग ग्रुप एनायन को स्टेबलाइज, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स एनायन को डिस्टेबलाइज करते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की स्टेबिलिटी, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप विल डिस्टेबलाइज द कॉन्जुगेट बेस, इसीलिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल ये होता है। तो +R + H + I, ठीक है। तो अगर कॉन्जुगेट बेस के अराउंड इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स अटैच्ड होंगे तो उसको स्टेबलाइज करेंगे, और अगर कॉन्जुगेट बेस के अराउंड इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स होंगे तो उसको डिस्टेबलाइज करेंगे, राइट। चलिए, तो ये जो क्वेश्चन दिया है हमको, इस क्वेश्चन में देख लेते हैं क्या क्या कौन कौन से हमको एसिड यहाँ दिए। देखिए यहाँ पे FCH2COOH, देन CnCH2COOH, then NO2CH2COOH, and the last one is ClCH2COOH, ओके। देखिए इस फर्स्ट में, अच्छा यहाँ पे अगर हम नोटिस करें तो CH2COOH वाला पार्ट सब में कॉमन है, एंड द ओनली पार्ट विच इज डिफरेंट इज ये जो ग्रुप्स अटैच्ड हैं CH2 पे, एक पे F है, एक पे Cn है, एक पे NO2 है और एक पे Cl है, राइट। तो इन चारों एसिड्स की अगर मैं देखूं तो देखिए कॉन्जुगेट बेस, अगर इनकी स्टेबिलिटी, कॉन्जुगेट बेसिस की स्टेबिलिटी हम कंपेयर करना चाहें तो कंपेयर करने के लिए हमको ये देखना पड़ेगा कि इसके जो यहाँ पे जो डिफरेंस है, द पॉइंट ऑफ डिफरेंस हियर इज ये जो चारों ग्रुप्स अटैच्ड हैं अलग अलग। तो अब देख लेते हैं कि क्या क्या इफेक्ट ये लगा रहे हैं, ये जो ग्रुप्स हैं ये यहाँ पे क्या इफेक्ट लगा रहे हैं। सबसे पहले अगर रेजोनेंस चेक करें तो देखिए रेजोनेंस अगर हम चेक करेंगे इनमें, तो इन चारों में ही रेजोनेंस नहीं हो रहा है, ठीक है। इन चारों में ये जो ग्रुप्स अटैच्ड हैं दे आर नॉट डूइंग रेजोनेंस, ठीक है। कोई डिलोकलाइजेशन यहाँ पे नहीं है ना। और अब बात करते हैं हम इंडक्टिव की, तो इंडक्टिव डेफिनेटली यहाँ पे एप्लीकेबल होगा, ओके। इंडक्टिव के अगर देखें तो फ्लोरीन ये -I ग्रुप है, साइनाइड Cn ये भी एक -I ग्रुप है, NO2 भी एक -I ग्रुप है, एंड लास्ट में क्लोरीन भी क्या है, एक -I ग्रुप है। तो अब अगर सारे यहाँ पे -I ग्रुप है तो हमको इंडक्टिव से डिसाइड करना है कि कौन ज्यादा एसिडिक होगा, मतलब किस कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तो देखिए जो जितना ज्यादा, अब अगर सारे -I ग्रुप है तो कैसे डिसाइड करेंगे हम, जो जितना ज्यादा विड्रॉइंग होगा थ्रू -I दैट विल स्टेबलाइज द कॉन्जुगेट बेस मोर, एंड उसी के वजह से एसिडिक स्ट्रेंथ उसकी सबसे ज्यादा होगी। तो यहाँ पे हमको -I का स्ट्रेंथ अगर हमें पता हो, -I का इन चारों ग्रुप्स के लिए है ना, F, Cn, NO2 और Cl, तो इनका -I स्ट्रेंथ ऑर्डर आपको पता है, तो यू कैन डेफिनेटली फ्रेम दी ऑर्डर। तो देखिए जो -I स्ट्रेंथ होती है इनकी, -I स्ट्रेंथ ये आपको अलग अलग ग्रुप्स के लिए एक लिस्ट आपको दी होगी जिसमें अलग अलग ग्रुप्स का -I स्ट्रेंथ का एक रिलेटिव ऑर्डर आपको याद रखना है, ओके। तो वो ऑर्डर आपको मेमोराइज करना है, ठीक है। -I स्ट्रेंथ इज, तो हाईएस्ट इज फॉर NO2, ठीक है, सबसे ज्यादा NO2 का होता है,
फिर साइनाइड CN का होता है, फिर फ्लोरीन का होता है और लास्ट में आता है क्लोरीन। तो ये -I स्ट्रेंथ ऑर्डर है इन चारों ग्रुप्स का, ठीक है। तो इसीलिए सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन होगा, जहां NO2 अटैच्ड है, तो NO2 CH2COH और लास्ट में आ जाएगा क्लोरीन वाला। ओके, तो नाउ यू कैन सी कि हमारा जो ऑप्शन होने वाला है वो NO2 इज हाईएस्ट एसिडिक, देन फॉलोड बाय Cl वाला, देन F एंड देन Cl। ओके, सो ऑप्शन 3 विल बी करेक्ट, राइट। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द बेसिक स्ट्रेंथ। देखिए ये बेसिक स्ट्रेंथ पे बेस्ड क्वेश्चन है, तो यहाँ पे देखिए कैसे हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले वही अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर ऑन द बेसिक सेंटर, ठीक है। बेसिक सेंटर पे अवेलेबिलिटी चेक करनी होगी हमको। सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हैं बेसिक सेंटर कौन होगा। ऑब्वियसली यहाँ पे नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, तो नाइट्रोजन ही बेसिक सेंटर यहाँ पे एक्ट करेगा, ठीक है। तो ये जो है बेसिक सेंटर, ठीक है, तो नाइट्रोजन इज गोइंग टू बी दी बेसिक सेंटर। ओके, चलिए तो सबसे देखते हैं सब नाइट्रोजन, सारे जो नाइट्रोजन है उन पे लोन पेयर है। अब देखिए यहाँ पे अवेलेबिलिटी हमको कैसे डिसाइड करेंगे हम अवेलेबिलिटी, कि अगर लोन पेयर जो बेसिक सेंटर पे प्रेजेंट है वो अगर डीलोकलाइज्ड हो रहा है, मतलब रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो उससे उसकी अवेलेबिलिटी कम होती है। और अगर वो रेजोनेंस में पार्ट नहीं लेगा, डीलोकलाइज्ड नहीं होगा, या मैं बोलूं लोकलाइज्ड ही रहेगा, तो उसकी अवेलेबिलिटी बढ़ जाएगी, राइट, एज कंपेयर टू जब वो डीलोकलाइज कर रहा है। तो अगर हम इन तीनों बेसिस की लोन पेयर चेक करें कि लोन पेयर लोकलाइज्ड है या डीलोकलाइज्ड है, तो अगर फर्स्ट केस में विच इज पिरिडीन, तो पिरिडीन में लोन पेयर डीलोकलाइज्ड नहीं होता, इट इज लोकलाइज्ड। ओके, पाइरिडीन में ये लोकलाइज्ड है। ओके, अगर बात करें सेकंड में, तो यहां पे ये डीलोकलाइज्ड होता है। ओके, डीलोकलाइज्ड है। और थर्ड में कोई रेजोनेंस नहीं है, थर्ड में भी कोई रेजोनेंस नहीं है, सिमिलर टू 1, तो यहां भी ये क्या होगा, लोकलाइज्ड। तो सेकंड में ही ये डीलोकलाइज्ड है, मतलब रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है। ओके, चलिए तो सबसे देखिए लोकलाइज्ड वालों की बेसिसिटी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू डीलोकलाइज्ड। तो सेकंड जो कंपाउंड है, सेकंड जो बेस है वो लीस्ट बेसिक होगा, ये तो हमको फिगर आउट, हमने ये कर लिया। अब फर्स्ट और थर्ड में कंपेयर करते हैं, ठीक है। फर्स्ट और थर्ड में दोनों लोकलाइज्ड हैं, बट द डिफरेंस इज कि ये जो नाइट्रोजन है, द नाइट्रोजन ऑफ द फर्स्ट वन, इसकी अगर मैं हाइब्रिडाइजेशन अगर आप चेक करेंगे तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन आएगी sp2, इसकी हाइब्रिडाइजेशन आएगी sp2। बट अगर मैं थर्ड वाले नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन चेक करूं तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन आने वाली है sp3। ओके, एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला फैक्टर फिर से यहां पे हम लगा सकते हैं, जितना ज्यादा परसेंटेज एस कैरेक्टर होता है उतना ज्यादा एटम इलेक्ट्रोनेगेटिव बन जाता है, राइट। तो इसीलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ sp2 हाइब्रिडाइज्ड नाइट्रोजन विल बी मोर, एंड दैट्स व्हाई बेसिसिटी इसकी कम हो जाएगी। तो बेसिसिटी ऑफ थर्ड विल बी हाईएस्ट, देन फर्स्ट, एंड देन लास्ट तो हमारा आएगा सेकंड, ठीक है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ पे हमने बेसिकली किससे डिसाइड किया है, परसेंटेज एस, या मैं बोलूं और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, करेक्ट। और थर्ड वाला तो इट इज लीस्ट बेसिक बिकॉज ऑफ दी, सॉरी सेकेंड वाला इज द लीस्ट बेसिक बिकॉज यहाँ पे लोन पेयर डीलोकलाइज्ड है, लीस्ट अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर विल बी देयर फ्रॉम least availability of lone pair will be there among all these three, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा 3, 1, 2, so थर्ड ऑप्शन करेक्ट, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बेसिक स्ट्रेंथ पे बेस्ड है। हमें यहाँ पे अमाइंस, यहाँ पे अलग अलग अमाइंस हमें यहाँ गिवन है, राइट। तो इस क्वेश्चन में हम बेसिक स्ट्रेंथ जो कंपेयर करने वाले हैं, यहाँ पे एक्वस मीडियम में हमको
ये कंपैरिजन करना है, ये एक एक्सेप्शनल ऑर्डर है, ये एक नॉर्मल बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर यहाँ पे नहीं एप्लीकेबल होगा, क्योंकि जो नॉर्मल जो ऑर्डर होता है विच इज इन गैस फेज, देखिए जब भी अमाइंस गैसियस फेज में होती हैं तो उनका जो बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है वो जैसे जो अभी तक हमने जो जनरल कॉन्सेप्ट देखा उससे हम निकाल सकते हैं, बट जब एक्वस मीडियम में होता है तो इट इज डिफरेंट, तो यहाँ पे थोड़ा चीजें बदल जाती है बिकॉज ऑफ एक्वस मीडियम में, बिकॉज हाइड्रेशन एंड अदर थिंग्स विल बी एप्लीकेबल, तो उसके वजह से जो ऑर्डर होता है वो एक अलग ऑर्डर होता है, एक्सेप्शनल ऑर्डर यहाँ पे होता है, ठीक है। बट सबसे पहले अगर हम देखें तो डी जो ऑप्शन है, ओके, ABCD चेक करें तो इन सब में ये लोकलाइज्ड लोन पेयर है, ये लोकलाइज्ड है, ये भी लोकलाइज्ड है, बट जो डी ऑप्शन है उसमें लोन पेयर ऑन बेसिक सेंटर इज डीलोकलाइज्ड, यहाँ पे डीलोकलाइज्ड है, और डीलोकलाइजेशन होने के वजह से ऑब्वियसली इन चारों में सबसे लीस्ट बेसिक जो अमाइन आएगा वो आएगा डी। लेकिन अब ABC के लिए इंपॉर्टेंट थिंग इज कि ABC के कंपैरिजन के लिए हम जो नॉर्मली अगर आप इसको देखोगे, नॉर्मल कॉन्सेप्ट जनरल कॉन्सेप्ट लगाओगे तो यहाँ पे जितने ज़्यादा आई ग्रुप्स, क्योंकि यहाँ पे रेजोनेंस एप्लीकेबल नहीं है, A, B और C में रेजोनेंस नहीं हो रहा है, तो इन तीनों के लिए जितने ज़्यादा प्लस आई ग्रुप्स अटैच्ड होंगे उतना ज़्यादा बेसिक हो जाएगा, है ना, उतना ही ये बेसिक हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू दैट उस फंडे के हिसाब से हमारा जो ऑर्डर बनना चाहिए था वो बनना चाहिए था C, ओके, विच इज 3 डिग्री अमाइन, तो C शुड बी ग्रेटर देन B, क्योंकि C में 3 मिथाइल ग्रुप्स हैं जिनका प्लस आई हो रहा है, यहाँ B में 2 इथाइल ग्रुप्स हैं जिनका प्लस आई हो रहा है, तो ऑब्वियसली 3 मिथाइल का प्लस आई ज्यादा हो जाएगा, तो B एंड देन A जिसमें सिर्फ एक ही एल्काइल ग्रुप है, ओके, इथाइल ग्रुप का प्लस आई हो रहा है, एंड लास्ट में D, लास्ट में D क्यों आएगा, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, क्योंकि ये D यहाँ पे अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर लीस्ट होगा बिकॉज ऑफ द रेजोनेंस, ठीक है। अब ये जो ऑर्डर है विच इज C ग्रेटर देन B ग्रेटर देन A ग्रेटर देन D, ये ऑर्डर जो है वो गैस फेज में, जब अमाइंस गैस फेज में होगी देन इट इज ट्रू, तो ये ऑर्डर यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा, ये गलत होगा। अगर आप देखें यहाँ पे तो ये दिस इज नॉट मैचिंग एनी ऑप्शन, ठीक है, तो ये कोई भी ऑप्शन मैच यहाँ नहीं हो रहा है। एक्चुअली में ये एक्वस मीडियम में हमें ये बेसिसिटी कंपेयर करनी है, तो उसके लिए ऑर्डर देखिए, उसके लिए अगर मैं ऑर्डर की बात करूं तो 2 डिग्री अमाइंस will be greater than 1 degree amine and will be greater than 3 degree amine। तो ये जो ऑर्डर है बेसिक स्ट्रेंथ का, तो ये ऑर्डर आपको याद रखना, ओके, ये ऑर्डर आपको याद रखना है। अगेन ये सिर्फ एक्वस मीडियम में एप्लीकेबल होता है, एक्सेप्शनल ऑर्डर है, तो इट इज़ बेटर कि आप इसे याद रखें। अदरवाइज हमको इन सब की PKB या KB वैल्यूज पता होनी चाहिए एंड देन वी कैन कंपेयर, ओके। तो इसीलिए ऑर्डर हमारा, अब जो एक्चुअल जो ऑर्डर हमारा फ्रेम होगा वो क्या होगा, तो 2 डिग्री अमाइन इज B, तो B विल बी हाईएस्ट बेसिक, देन A विच इज 1 डिग्री अमाइन, देन इट इज C, और लास्ट में हमारा क्या आ जाएगा, D, लास्ट में हमारा आएगा D, एंड दैट्स व्हाई, तो D इज लेस देन C इज लेस देन A इज लेस देन B, तो इसीलिए हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा 4th ऑप्शन, ओके, राइट।